गर्मी की एक लंबी और आलस भरी दोपहर थी। सूरज आसमान से जैसे आग बरसा रहा था। एक पुराना हरे और पीले रंग का ऑटो लगभग खाली हाईवे पर अपनी ही धुन में चला जा रहा था। अंदर पीछे की सीट पर एक महिला बैठी थी। उसने एक बहुत ही साधारण सी हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह खिड़की से बाहर भागते हुए खेतों और पेड़ों को देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसे देखकर कोई भी यही सोचता कि वह पास के किसी कस्बे में रहने वाली एक आम गृहिणी है। ऑटो चलाने वाले का नाम रामू था। वह करीब 40 साल का एक मेहनती आदमी था, जिसके चेहरे पर समय और संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। वह बार बार बेचैनी से अपने साइड वाले शीशे में पीछे की ओर झांकता और फिर सामने देखने लगता। उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। महिला, जिसका नाम किरण था, ने उसकी इस घबराहट को महसूस कर लिया था। वह कुछ देर चुप रही, फिर बहुत ही संत आवाज में बोली, क्या बात है भाई? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है? रामू ने उसकी आवाज में हमदर्दी महसूस की। उसने एक लंबी थकी हुई सांस ली। क्या बताऊं मैडम जी, सब ठीक ही है। बस आगे धनपुर की पुलिस चौकी आने वाली है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पुलिस तो हमारी मदद के लिए होती है, किरण ने सहजता से कहा। रामू के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। आप यहाँ की नहीं हैं शायद मैडम जी। पुलिस मदद के लिए होती होगी, लेकिन धनपुर चौकी का दरोगा भीम सिंह सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए है। हम गरीब ऑटो वालों के लिए तो वह किसी यमराज से कम नहीं है। उसकी चौकी के आगे से गुजरने का मतलब है उसे हफ्ता दिए बिना निकलना नामुमकिन है। किरण अब सीधी होकर बैठ गई। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। खुलकर बताओ, क्या करता है वह, क्या नहीं करता? रामू की आवाज में सालों का दबा हुआ गुस्सा और बेबसी थी। मेरे एक दोस्त हरिया के साथ जो हुआ, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़े थे। एक दिन वह अपनी पत्नी को अस्पताल से लेकर लौट रहा था। भीम सिंह ने उसे रोक लिया। कहने लगा, तूने ऑटो में सवारी ज्यादा बिठा रखी है, जबकि ऑटो में सिर्फ उसका पति पत्नी थे। हरिया उसके पैरों में गिर गया, अपनी बेटी की शादी की दुहाई दी, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान को तरस नहीं आया। उसने हरिया से उसकी मेहनत की कमाई के सारे 5,000 रुपये छीन लिए। बोला, जा, बेटी की शादी में मेरी तरफ से यही तोहफा है। उस दिन हरिया घर आकर बच्चों की तरह रोया था। हम शिकायत भी कहां करें, कोई हमारी सुनता ही नहीं। किरण खामोशी से सब सुनती रही। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उस सिस्टम की कड़वी सच्चाई थी जिसे बदलने की उसने कसम खाई थी। लेकिन अगर हमारे कागज पूरे हैं और हमने कोई गलती नहीं की, तो वह हमें क्यों रोकेगा? मैडम जी, जब शिकारी को शिकार करना होता है, तो वह कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। और भीम सिंह तो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। कुछ ही देर में दूर पुलिस का बैरिकेड और एक छोटी सी चौकी दिखाई देने लगी। रामू ने डरते डरते ऑटो की रफ्तार धीमी कर दी, जैसे वह चाहता हो कि यह रास्ता कभी खत्म ही ना हो। किरण ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब जो होने वाला है, वह सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी परीक्षा है। चौकी के बाहर एक नीम के पेड़ के नीचे दरोगा भीम सिंह अपनी कुर्सी पर लगभग लेटा हुआ था। उसकी तोंद इतनी निकली हुई थी कि वर्दी के बटन कभी भी टूट सकते थे। वह पान चबा रहा था और आने जाने वाली हर गाड़ी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार को देख रहा हो। जैसे ही रामू का ओमंटो पास आया, भीम सिंह उठकर खड़ा हो गया और हाथ में डंडा लेकर रास्ते के बीच में आ गया। रुक! उसने ऐसी आवाज में कहा जैसे वह इस सड़क का मालिक हो। रामू ने कांपते हाथों से ऑटो को किनारे पर रोका और लगभग दौड़ता हुआ बाहर निकला। राम राम साहब! भीम सिंह ने उसे सिर से पैर तक घूरा और फिर तिरस्कार से बोला, कागज दिखा। रामू ने जल्दी से अपनी जेब से एक प्लास्टिक की थैली में रखे कागज निकाले और एक सिपाही को दे दिए। सिपाही, जो शायद भीम सिंह की आदतों को जानता था, ने बिना मन के कागज पलटे और बोला, साहब, कागज तो सब ठीक हैं। भीम सिंह को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं बताता हूं क्या ठीक नहीं है। वह ऑटो के चारों ओर ऐसे घूमने लगा जैसे कोई बहुत बड़ी जांच कर रहा हो। वह हर चीज को छूकर देख रहा था। आखिरकार वह ऑटो के सामने रुका। यह क्या है? तेरे ऑटो का आगे का शीशा इतना गंदा क्यों है? तुझे दिखाई कैसे देता है? तू लोगों की जान लेगा क्या? रामू यह सुनकर हैरान रह गया। यह तो कोई बात ही नहीं थी। साहब, हाईवे पर चल रहे हैं तो धूल तो लगेगी ही। आप कहें तो मैं अभी कपड़ा मारकर इसे चमका देता हूं। अच्छा, अब तू मुझे काम सिखाएगा? भीम सिंह चिल्लाया।
उसे चिल्लाने का एक बहाना मिल गया था। और यह देख, तेरे टायर भी कुछ ज्यादा ही घिसे हुए लग रहे हैं। चल, बहुत हो गया। 5,000 रुपए का जुर्माना निकाल। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भीम सिंह के पैरों पर गिर पड़ा। मालिक, मुंह गरीब पर रहम करो। 5,000 तो मैंने पूरे महीने में भी नहीं देखे। मैं सुबह से भूखा प्यासा ऑटो चला रहा हूं। मेरी बूढ़ी माँ की आंखों का ऑपरेशन होना है अगले हफ्ते। डॉक्टर ने 10,000 रुपये जमा करने को कहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से 7,000 रुपये जोड़े हैं। अगर आप ये ले लेंगे तो मेरी माँ अंधी हो जाएगी साहब। भगवान के लिए ऐसा मत करो। उसने अपनी जेब से एक अस्पताल की पुरानी पर्ची भी निकाल कर दिखाई। भीम सिंह को उसकी हालत पर जरा भी दया नहीं आई, बल्कि उसे यह जानकर और मजा आया कि रामू के पास पैसे हैं। अच्छा, तो 7,000 हैं तेरी जेब में? चल, झूठ बोलना बंद कर। 5,000 नहीं तो 3,000 दे, और अपनी मां का रोना किसी और के सामने जाकर रोना। अब तक चुपचाप सब कुछ देख और सुन रही किरण से रहा नहीं गया। वह शांति से ऑटो से बाहर निकली। उसकी सादगी को देखकर कोई भी उसे एक साधारण गृहिणी ही समझता। इंस्पेक्टर साहब, उसने बहुत ही शांत और सम्मानजनक आवाज में कहा, आप यह गलत कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में गंदे शीशे या थोड़े घिसे हुए टायर के लिए इतना बड़ा जुर्माना नहीं है। और आप जिस तरह इनसे पैसे मांग रहे हैं, वह तो सीधी सीधी रिश्वतखोरी है। भीम सिंह ने मुड़कर उसे देखा। एक आम सी दिखने वाली औरत उसे कानून का पाठ पढ़ा रही थी। उसका पुरुषवादी अहंकार और उसकी वर्दी की गर्मी एक साथ उसके दिमाग पर चढ़ गई। तू कौन है बे, बीच में बोलने वाली? इसकी रिश्तेदार है क्या? बड़ी आई कानून जानने वाली। चल अंदर हो जा, वरना तुझ पर भी केस बना दूंगा। मैं इस देश की एक नागरिक हूं, किरण ने उसी शांति से कहा, और एक नागरिक होने के नाते मुझे अन्याय के खिलाफ बोलने का पूरा हक है। एक आम औरत की इतनी हिम्मत और तर्कपूर्ण बातें सुनकर भीम सिंह तिलमिला गया। जब उसका दिमाग काम नहीं करता तो उसके हाथ काम करते थे। उसने अपना सारा गुस्सा असहाय रामू पर निकाला और पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। छटाक! उस थप्पड़ की आवाज उस शांत हाईवे पर दूर तक गूंज गई। रामू लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यह दर्द से ज्यादा अपमान की चोट थी। अब खुश है तू? भीम सिंह किरण पर दहाड़ा। तेरी लंबी जुबान की वजह से इसे मार खानी पड़ी। अब मुझे तुम दोनों से थाने में ही बात करनी पड़ेगी। वहीं मैं तुम दोनों का घमंड उतारता हूं। थाना किसी पुराने खंडहर जैसा लग रहा था। दीवारों पर झाले और सीलन थी। भीम सिंह ने रामू और किरण को एक लकड़ी की टूटी हुई बेंच पर लगभग फेंकते हुए बैठा दिया और खुद अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गया। रामू अब बुरी तरह से टूट चुका था। वह सिसक सिसक कर रो रहा था। मैंने कहा था मैडम जी, यह आदमी नहीं जानवर है। अब यह हमें नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, मेरी मां का क्या होगा? किरण ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखिए रामू जी। अगर आज हम डर गए तो यह जानवर न जाने कितने और लोगों को अपना शिकार बनाएगा। मुझ पर विश्वास रखिए, आपकी मां का ऑपरेशन जरूर होगा। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी कि रामू ने रोते हुए उसकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह साधारण सी महिला इतनी निडर कैसे हो सकती है। कुछ देर बाद भीम सिंह ने रामू को अपने कमरे में बुलाया। वह उसे गंदी गंदी गालियां दे रहा था, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। 10-15 मिनट बाद जब रामू बाहर आया तो वह एक जिंदा लाश जैसा लग रहा था। उसने कांपते हाथों से अपनी खाली जेब की ओर इशारा किया। भीम सिंह ने उसकी मां के ऑपरेशन के लिए रखे सारे 7,000 रुपये छीन लिए थे। यह तो तेरा जुर्माना है, उसने कहा था। अब उस औरत का हिसाब बाकी है। अब भीम सिंह ने किरण को अंदर बुलाया। किरण बिना किसी डर के उठी और उसके कमरे में चली गई। हाँ तो मैडम वकील साहिबा, भीम सिंह ने व्यंग्य से कहा, बड़ी समाज सेवा का शौक है तुझे। अब देख, अगर अपनी इज्जत और जान प्यारी है तो चुपचाप 10,000 रुपये निकाल और यहां से दफा हो जा, वरना मैं तुझ पर पुलिस वाले से बदतमीजी करने, सरकारी काम में रुकावट डालने और वेश्यावृत्ति का केस बनाकर इसी हवालात में सड़ाऊंगा। किरण ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उसकी नजरों में डर की जगह एक अजीब सी ठंडक थी। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, क्योंकि गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुमने अपनी वर्दी पर जो दाग लगाया है उसे अब कोई नहीं धो सकता। यह सुनना भीम सिंह के अहंकार पर आखिरी चोट थी। वह गुस्से से पागल हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे धमकी देती है? हवलदार, वह चिल्लाया, इस पागल औरत को ले जाओ और औरतों वाली हवालात में बंद कर दो।
जब तक इसका दिमाग ठिकाने नहीं आता, इसे सूरज की रोशनी भी मत दिखाना। एक महिला सिपाही डरते डरते अंदर आई। उसने किरण से चलने का इशारा किया। किरण शांति से उठी और उसके साथ चल दी। हवालात का लोहे का दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ बंद हो गया। भीम सिंह ने सोचा कि उसने आज 2 शिकार किए हैं, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह खुद ही अपने बुने जाल में फंस चुका है। शाम के 4 बज रहे थे। जिले के पुलिस हेडक्वार्टर में एसपी साहब श्रीकांत शर्मा अपनी एक मीटिंग खत्म कर रहे थे। तभी उनके पीए ने उन्हें आकर बताया, सर, आईपीएस किरण वर्मा मैडम का फोन सुबह से बंद आ रहा है। उन्होंने सुबह प्रोटोकॉल के तहत सूचित किया था कि वह व्यक्तिगत अवकाश पर अपने घर रामपुर जा रही हैं और हमारे जिले से होकर गुजरेंगी, लेकिन उनके घर पर पता किया है, वह अभी तक वहां नहीं पहुंची हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब कोई वरिष्ठ आईपीएस अफसर किसी दूसरे जिले से गुजरता है, तो वह वहां के एसपी ऑफिस को सुरक्षा कारणों से सूचित कर देता है। एसपी शर्मा एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ अफसर थे। उन्हें यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने तुरंत वायरलेस कंट्रोल रूम को किरण मैडम की गाड़ी या उनके फोन की आखिरी लोकेशन का पता लगाने का आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में जवाब आया, सर, मैडम का फोन आखिरी बार दोपहर 12 बजे धनपुर चौकी के पास सक्रिय था। उसके बाद से बंद है। धनपुर चौकी का नाम सुनते ही एसपी शर्मा का माथा ठनका। उन्हें दरोगा भीम सिंह की बेशर्मी और भ्रष्टाचार के बारे में कई शिकायतें मिल चुकी थीं, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा था। उन्हें शक हुआ कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपनी गाड़ी उठाई और खुद धनपुर चौकी की ओर चल दिए। जब एसपी साहब की तेज रफ्तार गाड़ी थाने के आंगन में आकर रुकी, तो वहां बैठे पुलिस वालों में हड़कंप मच गया। भीम सिंह, जो चाय की चुस्कियां ले रहा था, एसपी साहब को देखकर ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सर, आप अचानक कोई खबर कर देते सर। वह हकलाने लगा। खबर तो तुम दोगे, भीम सिंह। एसपी साहब की आवाज में गुस्सा था। तुम्हारे थाने में आज सुबह से क्या क्या हुआ है? तुमने एक ऑन्टो वाले और एक महिला को हिरासत में लिया है। भीम सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, वो एक मामूली सी पूछताछ थी सर। मैंने तो उन्हें कब का भेज दिया। झूठ मत बोलो, एसपी साहब गरजे। वह महिला कहां है? डर के मारे भीम सिंह की जुबान लड़खड़ा गई। उसने कांपते हुए हाथ से हवालात की ओर इशारा कर दिया। एसपी साहब लगभग दौड़ते हुए उस ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने सलाखों के पीछे किरण को शांत खड़े देखा, उनके होश उड़ गए। उन्होंने सपने में भी यह नहीं सोचा था। उन्होंने तुरंत पूरी ताकत से सैल्यूट किया। उनकी आवाज में शर्मिंदगी और गुस्सा भरा हुआ था। किरण मैडम, आप यहां इस हालत में? यह नाम और यह दृश्य देखकर भीम सिंह को लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। आईपीएस किरण वर्मा, देश की सबसे निडर और सम्मानित युवा अफसरों में से एक। वह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह वहीं जमीन पर लगभग बैठने को हो गया। ताला खोलो, एसपी साहब एक सिपाही पर चिल्लाए। कांपते हाथों से ताला खोला गया। किरण बाहर निकली। उन्होंने एसपी साहब को शांत भाव से पूरी घटना बताई। हर एक शब्द भीम सिंह के ताबूत में एक नई कील ठोक रहा था। आगे जो कुछ हुआ वह किसी तूफान की तरह था। दरोगा भीम सिंह को तुरंत निलंबित करके उसी हवालात में बंद कर दिया गया। उसके साथ के सिपाहियों को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। एसपी साहब ने खुद रामू से माफी मांगी और उसके सारे पैसे उसे वापस दिलवाए। अगले दिन यह खबर पूरे राज्य के अखबारों में छप गई। भीम सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उस पर भ्रष्टाचार, लूट, मारपीट और एक वरिष्ठ अधिकारी को अवैध रूप से बंदी बनाने के कई संगीन मामले दर्ज किए गए। 2 दिन बाद रामू अपनी बूढ़ी मां को लेकर ऑपरेशन के लिए अस्पताल जा रहा था। किरण मैडम खुद उससे मिलने आईं। उन्होंने रामू की मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रामू जी, उन्होंने कहा, यह कुछ फल है मां जी के लिए, और यह मेरा पर्सनल नंबर है। अगर भविष्य में कोई भी, चाहे वह पुलिस वाला हो या कोई गुंडा, तुम्हें या किसी और गरीब को बेवजह परेशान करे, तो बिना डरे मुझे फोन करना। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये बेबसी के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आप तो हम जैसे लोगों के लिए भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हैं। आपने आज हमारा विश्वास बचा लिया। किरण मैडम ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं रामू जी। मैं बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। असली हीरो तो आप जैसे लोग हैं, जो इतनी मुश्किलों के बाद भी ईमानदारी से मेहनत करते हैं। बस कभी अन्याय सहना मत।
उस दिन के बाद धनपुर चौकी का माहौल हमेशा के लिए बदल गया और लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं जब एक साधारण सी साड़ी पहनी एक औरत ने अपनी हिम्मत और विवेक से एक अत्याचारी दरोगा को सबक सिखाया था और न्याय को फिर से जिंदा कर दिया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको किरण और रामू का कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते,